हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जो हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसका नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में, कि आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद एक इक्वेशन डिराइव किया था, उसे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए कि क्या है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको इसके पहले वाले क्लासेस के वीडियोस देखने होंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लिंक पे क्लिक करके पहले के वीडियोस देख लें, तो ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्या है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन अ फोटोन, देखो स्टूडेंट्स, व्हेन अ फोटोन, फोटोन क्या होता है, एनर्जी पैकेट ऑफ एनर्जी, और उसका एनर्जी कितना है, एच न्यू। एक फोटोन है जिसका एनर्जी कितना है, एच न्यू। एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, न्यू आप लोग सब जानते हैं। फॉल ऑन अ मेटल सरफेस, क्या होता है स्टूडेंट, कि जब भी कभी कोई भी फोटोन जिसका एनर्जी एच न्यू है वह मेटल सरफेस पे जब फॉल करता है, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स इन यूज इन फॉलोइंग टू वेज। तो ये जो फोटोन्स है जिसका मेटल सरफेस पे फॉलिंग कराया गया है, उस फोटोन्स के एनर्जी को उस मेटल का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फोटोन का एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लिया, मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन। फिर उस जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है इलेक्ट्रॉन, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन दो तरीके से इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो वो दो तरीके हम लोग देखेंगे कि किन दो तरीकों से इस्तेमाल करता है। पहला है हमारा, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द सरफेस बैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स come out of the metal surface. This part of energy is called work function. देखिए क्या है स्टूडेंट्स, कि उस पूरे एनर्जी का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो होता है वो ओवरकम करने के लिए, ओवरकम मतलब यानी कि खत्म करने के लिए किसका, जो सरफेस बैरियर है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन मेटल से निकालना है तो उसका कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, उसका कुछ रुकावट है कि इतना से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं। तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। तो वो एनर्जी जो सरफेस बैरियर को पहले रुकावट को खत्म करता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके, वो कुछ ही पार्ट होता है पूरे फोटोन का, कुछ पार्ट उसमें खर्च हो जाता है। ठीक है, और जितना पार्ट सरफेस बैरियर को खत्म करने में खर्च होता है एनर्जी का, दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। ऐसे हम लोग पिछले वीडियो में ये भी देख चुके हैं कि वर्क फंक्शन है क्या। तो वर्क फंक्शन की एक बार फिर से यहां परिभाषा है कि वह एनर्जी जो सरफेस बैरियर को कैंसिल करने में, खत्म करने में इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब इस पार्ट ऑफ एनर्जी को डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज एक्सप्रेस्ड एट फाई नॉट। ठीक है, कैसे से एक्सप्रेस करते हैं इसको, फाई नॉट से। और फाई नॉट आप जानते हैं एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, एच न्यू। तो फाई नॉट है तो एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज आएगा नहीं स्टूडेंट्स, तो न्यू नॉट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो पहला पार्ट जो हुआ वो क्या हो गया, सरफेस बैरियर को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो गया एनर्जी का। अब चलिए, कुछ एनर्जी का हिस्सा तो खर्च हो गया सरफेस बैरियर को तोड़ने के लिए, तो बाकी जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल कहां होता है वो देखते हैं हम लोग। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन गिविंग अ वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बाकी जो पार्ट एनर्जी का बचा हुआ है वह एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आया है उसमें वेलोसिटी देने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा था कि P1 प्लेट था और P2 प्लेट था, P1 से इलेक्ट्रॉन बाहर आता था, ठीक है, और फिर P2 प्लेट की तरफ जाता था इलेक्ट्रॉन। तो वो जाने के लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए ना, तभी तो वो वेलोसिटी प्राप्त कर पाएगा। तो वो एनर्जी उसको वेलोसिटी देने में खर्च हो जाता था। और बताना ये चाहते स्टूडेंट्स कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि और वो एनर्जी कितना था, वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता था, वेलोसिटी देने में। और कोई भी चीज जब वेलोसिटी में हो तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी खर्च किसमें होगा, वेलोसिटी देने में। तो उस समय जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। इसीलिए क्या लिखा, दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम, क्योंकि टोटल एनर्जी तो खर्च हो गया काइनेटिक एनर्जी में ना। जब सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाए तो उस समय जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बाकी बचा हुआ टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट
हो गया है, इसलिए वह एनर्जी इक्वल किसकी होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको पॉज करके तब तक इसको लिखें, फिर हम लोग आगे डिराइव करेंगे कि इसका इक्वेशन, एक्चुअली इनका जो इक्वेशन है, और फिर हम लोग उसमें 3 केसेस है, उन केसेस को देखेंगे। तब तक के लिए आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे कि आंसरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको, है ना। आप लोग एक पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है कि नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी हमेशा सेम ही रहता है। आप उस एनर्जी को अलग अलग कितना भी बांट लें, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहां आपने देखा कुछ एनर्जी का हिस्सा वर्क फंक्शन हो गया, यानी कोई इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस्तेमाल हो गया था, और कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देने में लग गया था। तो जो टोटल एनर्जी है, अकॉर्डिंग टू हम लोग यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार आप देख सकते हो कि टोटल एनर्जी जो था हमारा, एनर्जी भी ले सकते हो उसको, एनर्जी इक्वल्स टू कितना था, पहला था हमारा वर्क फंक्शन, है ना, वर्क फंक्शन में खत्म हो रहा था, और फिर था काइनेटिक एनर्जी, वो भी कितना था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसको मैक्सिमम कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जी उस टोटल एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा, टोटल एनर्जी जो फोटोन का था, आप देखिए क्या था, hν था, है ना। ये स्वाइप कर दिए, आप पीछे देख सकते हैं, है ना, क्या hν है। वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर फिर देख सकते हैं कि देखिएगा hν रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं hν, और ये वर्क फंक्शन क्या था, φ0 था, और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो हुआ ही। अब आप इसको और आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, तो देखेंगे hν और φ0 का क्या था, hν0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ये hν0 है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। हम लोग बचपन से सीखे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या बचेगा, इधर hν था और उसके साइड में आके hν0 हो गया। अब देखो इसमें कॉमन क्या आया, दोनों में h है, प्लैंक कांस्टेंट दोनों में h है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, h कॉमन ले लिए तो न्यू माइनस ν0। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर h इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.62 गुणे 10 का पावर -34, ठीक है। और ये न्यू जो है ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक, ये हमारा क्या न्यू फ्रीक्वेंसी है। अब ये जो इक्वेशन हमें आया, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन is called Einstein photoelectric equation। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा इक्वेशन है, इसी को हम लोग कहते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे इसके केसेस के बारे में। अब आप देखो कि ये जो फ्रीक्वेंसी, आप ऐसे आप इसको देखो, एक चीज हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन था, और ये जो ν0 है ये क्या है कि फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग कहते हैं, आप इसको कह सकते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वह फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि बाहर आ जाता है, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वर्क फंक्शन में ये फ्रीक्वेंसी है, तो आप इसको कह सकते हो। अब हम लोग आप देखेंगे कि अगर हमको जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्या चाहिए, जितना फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो ये, और जो एनर्जी, जो फोटोन, जो रे आएगा मेटल सरफेस पर टकराएगा, उसका फ्रीक्वेंसी ये है। बातें समझ रहे हैं आप। तो अब हम लोग केस देखेंगे कि इस दोनों को ही, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में एक कंपैरिजन देखेंगे कि जब दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, जब एक बड़ा होगा तो क्या होगा, जब वो छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा वाइप करेंगे और फिर हम लोग इसको देखेंगे तीनों केस को।
तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के केसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। एक्चुअली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या? ये वर्क फंक्शन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होता है वो है कि जितना फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है वो उसका वैल्यू है, और ये क्या है, जो लाइट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा उसका वैल्यू है। ठीक है, अब ये मेटल बाय मेटल वेरी करता है। एक मेटल होगा तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगा, दूसरा मेटल होगा तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगा। ठीक है, अब आप केस फर्स्ट में देख रहे हो कि इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। इसका क्या मतलब है? यानी कि जितना चाहिए मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी एनर्जी, आप एनर्जी कह सकते हैं इसको, जितना चाहिए एनर्जी निकालने के लिए उससे कम एनर्जी आ रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? क्या एमिशन होगा? नहीं होगा। तो इन दिस केस no emission will take place। इस केस में कोई एमिशन नहीं होगा। अब सेकेंड केस देखते हैं कि केस सेकेंड क्या है कि एफ म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट। इस केस में क्या है कि जो फोटोन्स आए हैं उनका एनर्जी उतना ही है जितना मेटल को बैरियर को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, है कि नहीं? तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो टोटल एनर्जी मेटल के बैरियर को तो तोड़ देगा, तो जैसे ही बैरियर टूटेगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं जा पाएगा, एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि बाकी एनर्जी तो कुछ बचा ही नहीं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो पार्ट में एनर्जी होता है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बैरियर को निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए बैरियर को तोड़ने में काम आ जाता है, बाकी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मोशन करता है, मोशन देता है, तभी काइनेटिक एनर्जी मिलता है हमको। तो ऐसा तो होगा नहीं सारा का सारा एनर्जी बैरियर तोड़ने में खत्म हो गया, तो फिर मोशन के लिए कुछ एनर्जी बचा क्या? नहीं बचा। तो आप देख सकते हैं कि क्यों, क्योंकि जितना बैरियर के लिए एनर्जी चाहिए उतना ही एनर्जी हमको मिल रहा है। तो इस केस में एमिशन तो होगा। इन दिस केस एमिशन विल टेक प्लेस but emitted electron will have no kinetic energy। कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि बस निकल के रह जाएगा, मोशन में तो जाएगा ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कहां से होगा? अभी तीसरा केस देखते हैं, है नहीं? केस थ्री में क्या है कि इफ ग्रेटर देन म्यू नॉट, आप देख सकते हो। अब क्या हुआ स्टूडेंट कि जितना बैरियर को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी फोटोन के साथ आया है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा, सिंपल बात है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जब ज्यादा एनर्जी लाएगा तो उस एनर्जी का कुछ हिस्सा बैरियर को तोड़ने में चला जाएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा ज्यादा एनर्जी है वो एक्स्ट्रा एनर्जी किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने में। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक का एमिशन भी होगा और इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो चलिए लिखते हैं इसको। इन दिस केस एमिशन विल टेक प्लेस and emitted electron will have kinetic energy। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स के इमिशन भी होगा और जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो ये तीन केसेस थे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के, जिसके द्वारा हम समझे कि कब कब एमिशन होगा और कब एमिशन होगा, और कब एमिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो ये वीडियो आज यहीं तक होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। अब तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।